अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों के मिड टर्म गुजर चुके हैं और अब से हम अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम अपना जो फाइनल टर्म का पेपर प्रिपेयर करेंगे वो है ENG 301 यानी बिज़नेस कम्युनिकेशन। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन MCQs लाई हूँ और साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगी, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी MCQs आ जाए तो आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकें। मैं ये नहीं कहते कि सेम एज इट इज़ आपको यही MCQs आएंगे, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसकी डिटेल सारी समझा रही होंगी, आप इसे तवज्जो से सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ उन्हीं में से आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपने MCQs की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा MCQs नंबर 1 है, लेटर रिफ्यूजिंग ऑर्डर कॉल फॉर द इनडायरेक्ट प्लान और द डैश अप्रोच। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा सैंडविच अप्रोच। तो इसकी हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि इसके अंदर हमारे कैसे पता चला कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लिखा हुआ है लेटर रिफ्यूजिंग ऑर्डर कॉल फॉर द इनडायरेक्ट प्लान और द सैंडविच अप्रोच विद द बैड न्यूज़ इन द मिडल। यानी कि मिडल में जो बैड न्यूज़ आपने जब एंटर करनी है तो आप पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे स्टार्ट से। उससे अब क्या मुराद है कि अगर आपने किसी को बैड न्यूज़ सुनानी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली उससे बैड न्यूज़ बताएंगे, लेकिन उसके साथ आप कोई ऐसी बात साथ इन्वॉल्व कर देंगे ताकि उसे ये ना महसूस हो कि ये आप लोगों के फ़ायदे की बात ना हो। यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह या ऑफिस वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाता है कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बजटिंग वगैरह का सारा बता देते हैं और उन्हें ये भी साथ बता दिया जाता है जैसे ही कंपनी का बजट इंक्रीज़ होगा तो आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी। उनके साथ उन्हें ये भी साथ बताया जाता है कि आप अच्छा वर्क करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी और उसके साथ साथ ही ग्रोथ अच्छी होने के साथ आपके प्रमोशन के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उसमें जब आप मिडल न्यूज़ में यानी कि अगर आपने कोई बैड न्यूज़ बतानी है तो आप उसके साथ कुछ अच्छा भी बता रहे हों, तो ये हमारे इस लेटर में ऊपर उन्होंने बयान किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है, विच वन इज़ कॉल्ड द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। तो इसमें दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं, एक कोनोटेशन और दूसरी डीनोटेशन। डीनोटेशन डी से याद रखें डिक्शनरी, ओके, और कोनोटेशन ऐसे अल्फाज ऐसे मायने जो हम कंपैरेटिविटी हम यूज़ करते हैं। नीचे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता दी हुई है। कहते हैं डीनोटेशन आमतौर पर डिक्शनरी में यूज़ होने वाले अल्फाज के मायने हैं। डीनोटेटिव दरअसल नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, पीपल या इवेंट विदाउट इंडिकेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़। उसके अंदर आप किसी भी किस्म की पॉजिटिव या नेगेटिविटी नहीं शो कर रहे होते, जैसे कि एक कार है, डेस्क है, बुक है, घर है या वाटर है, तो ये आपके डिनोटेटिव मायने दे रहे होते हैं। रिसीवर हैज़ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन विच द वर्ड इज़ यूज्ड। यानी कि जो आप लोगों का रिसीवर है जो ये मायने समझ रहा है उसे इस तरह में किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ स्टैंडिंग कम्युनिटी इज़ वन दैट ऑपरेट परमानेंटली। तो ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो परमानेंटली ऑपरेट करती है? तो अगर हम परमानेंटली ऑपरेट की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम कोई भी जैसे प्रोजेक्ट ले लें, तो अगर प्रोजेक्ट हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास परमानेंटली नहीं होंगे। तो ईयर आफ्टर ईयर यानी साल के बाद साल, यानी कि ये हम साल हर साल अपने प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास परमानेंट शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 4, द मिनट ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग आर साइंड बाय द पर्सन्स हु टुक देम एंड समटाइम्स बाय द डैश एज वेल। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये आपका कॉन्सेप्चुअल है नहीं है, इसमें आपने बस ये
लाइन याद कर लेनी है। इसके नीचे उन्होंने ये देखिए डिटेल बता दी गई है, अगर आपको ये लाइन याद करने में मुश्किल हो। कहते हैं द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड मिनट ऑफ मीटिंग, यानी कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं मीटिंग के दौरान उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश इज अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमोज एंड फॉर्मल रिपोर्ट। तो कहते हैं ये हमारे पास किसका है, तो यहाँ पर ये डिफाइन की गई है डेफिनेशन मेमो रिपोर्ट की। अ मेमो रिपोर्ट इज अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमो एंड अ फॉर्मल रिपोर्ट। ये नीचे इसकी डेफिनेशन है, या आप इसे अच्छे तरीके से ज़हननशी कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर रिपोर्ट्स आर ऑफ डैश टाइप्स। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से, इनफॉर्मल लेटर रिपोर्ट्स और दूसरी एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल में कौन कौन से लेटर रिपोर्ट्स, जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं, जबकि एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स ऐसे लेटर रिपोर्ट्स हैं जिनके अंदर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई होती हैं उन सारी कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश इज ऑफन यूज्ड व्हेन सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अ रीडर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आउटसाइडर यानी कि किसी कंपनी के बाहर जो भी मामलात हो रहे होते हैं तो उनमें हमारे पास लेटर्स आ जाते हैं, और ये मेमोज हमारे कंपनी के अंदरून में यानी इंटीरियर फेसेस पे जो भी मामलात हो रहे होते हैं उन्हें डील करने के लिए होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये मोस्टली आता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टास्क फॉर बिजनेस स्टूडेंट इज टू प्रिपेयर विच थिंग्स। कहते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को, बिजनेस स्टूडेंट्स जो से होते हैं यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड कोई कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका रेज्यूमे होता है। जैसे आप सीवी कह सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं जॉब वगैरह के लिए, कहीं अप्लाई करने, बिजनेस वगैरह के ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर आप टीचर हैं या फिर आप कहीं मेडिकल फील्ड में हैं तो आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे यानी अपनी सीवी उन्हें दिखाएंगे। तो ये एक आपकी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है। इसके बजाय कि आप उससे जो आपके सीनियर हैं जिनके पास आप जा रहे हैं उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसकी बजाय आप अपनी सीवी पे अपनी सारी प्रायोरिटीज़ वगैरह मेंशन कर देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। इस बेसिस पे वो फिर आपकी सारी एजुकेशन वगैरह देखकर, ईच एंड एवरीथिंग देखकर आपको फिर आपके जॉब्स के वगैरह में बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एन एप्लीकेंट शुड शो इंटरेस्ट इन द जॉब ड्यूरिंग विच स्टेज। तो ये हमारी फाइनल स्टेज होती है। ये स्टेजेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्शन स्टेज में क्या होती है कि कोई सिलेक्शन हो रही होती है, स्क्रीनिंग में आप लोगों को पहले सिर्फ यानी कि जब आप जॉब को लेने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सीवीज उनके पास आई होती हैं तो वो इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो इस दौरान उन्हें कोई कंफर्म नहीं होता कि हमने ये इस बंदे को यहाँ पर रखना है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा बंदा अच्छा होगा, तो वो सारे भी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। लास्ट में वो सिलेक्शन कर लेते हैं और आफ्टर डैट जब वो फाइनलाइज कर लेते हैं तो तब वो जॉब के लिए आपको बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ इंटरव्यू आर यूजफुल फॉर जजिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अमंग कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के दरमियान कौन सा ऐसा इंटरव्यू आपको कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होगा, तो वो होगा ग्रुप्स इंटरव्यू। कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू मीटिंग विद सेवरल कैंडिडेट्स साइमल्टेनियसली, यानी कि ये एक ऐसा इंटरव्यू होता है जब आप बहुत ज़्यादा लोग जो एक ही जॉब के लिए बुलाए जाते हैं उन्हें आप इकट्ठा गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा बुला लेते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और एक ही वक्त में फिर ये आपको बता देते हैं कौन सा कैंडिडेट अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ कैन बोथ पार्टीज बी अनएबल टू कोलैबोरेट एंड वॉक अवे फ्रॉम द नेगोशिएशन डिससेटिस्फाइड। तो ये होगा लूज विन स्ट्रेटजी, यानी कि जब दोनों पार्टीज जो सी होती है वो अनएबल होती है यानी कि वो कोऑपरेट नहीं कर सकती, तो इसके अंदर हमारे पास लूज विन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं डैश आर इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स। तो इनके पास हमारे पास होंगे एक्सेप्टेड ड्रेस एंड मैनर्स। सिंपल उन्होंने इसमें ये पूछा हुआ है जो कल्चरल वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इकोनॉमिक में तो हमारा कल्चर नहीं आता, ना ही पॉलिटिक्स में आता है, लैंग्वेज में
जी लैंग्वेज में भी आ जाता है हमारा कल्चर, लेकिन सोशल नॉर्म में नहीं आता। सोशल नॉर्म यहाँ पर नहीं, लेकिन मैनर्स में आता है। तो ये देखिए उन्होंने हमें से क्या पूछा, इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स। तो जब कल्चरल वेरिएबल्स की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो मैनर आएगा, दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड ड्रेसेस आ जाएगा। जी क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर और भी हमें चीज़ें बताई गई हैं। टाइम आ जाएगा, इसके अंदर स्पेस आ जाएगी, फूड आ जाएगा, ड्रेस आ जाएगा, मैनर्स आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस इसलिए बताए हैं आपको, ताकि इस तरह से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आपको आ जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज एक्सर्टेड बाय समवन हु कैन इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट बिहेवियर। तो ये हमारे पास रिवॉर्ड पावर होगा। कहते हैं रिवॉर्ड पावर एक ऐसी पावर होती है जो आप किसी बंदे को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी बंदे को जो अच्छा काम कर रहा है आप उसकी तारीफ़ करोगे तो उस तारीफ़ के बदले में वो आपको अगर कंपनी कोई रिवॉर्ड वगैरह दे देती है तो वो हमारा क्या होगा, रिवॉर्ड पावर। यानी कि आपने अपने बलबूते पे ये सारे रिवॉर्ड गेन किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलस। तो हमारे पास होगा लिसनिंग। कहते हैं लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके स्टिमुलस से मैच करता है। अब लिसनिंग यानी कि हमारे सुनने की सलाहियत, ये जो हम सुन रहे होते हैं, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारे बता रहे होते हैं कि हम जो बात सुन रहे हैं उसका हमारा क्या रिएक्शन होगा। लिसनिंग इज़ एन एक्टिव रेदर देन अ पैसिव प्रोसेस। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस यानी कि कोई चीज़, यानी कि आप लोगों के सामने कोई बैठा है और आप उसे कोई बात कर रहे हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन से आपको जाहिर हो जाएगा कि वो आपके बात का क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक एक्टिवली होता है, ना कि पैसिवली। पैसिवली ये मतलब होता है, जैसे आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे, पैसिव का मतलब होता है कोई दूसरा आपको कन्वे कर रहा है। लेकिन ये क्या होता है, कम्युनिकेशन में जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो आपकी बात सुनकर कोई रिएक्ट कर रहा होता है तो ये आप एक्टिवली बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, while writing and presenting your thesis or dissertation you go through many strategies. First stages, तो इसके बाद पहली स्टेज ये होती है कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, proposal should be written in a future tense. कहते हैं कि ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि प्रपोजल आप किसी बंदे को लिख रहे होते हैं। जैसे आप ईमेल मार्केटिंग ले लें, ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि जब आप ईमेल किसी को टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप उस बंदे को देख नहीं रहे होते, तो वो क्या होता है, आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, आप उसे इन फ्यूचर बात कर रहे हैं कि आपकी जो मेल है वो उसके पास जब जाएगी तो तब आप उससे बात कर रहे होते। इसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस। Question number 17, dash define the word research as a research is a conducted to solve problem and expanded knowledge. Research is a systematic way of asking question and systematic method of inquiry. तो ये किसके अल्फाज हैं, ये ड्रू के अल्फाज हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर डैश मेजर रिसर्च पर्सपेक्टिव। देयर आर 2 मेजर पर्सपेक्टिव। और पहला हमारे पास क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, यानी कि उसकी तादाद के बारे में कितनी है, तो और दूसरी है क्वांटिटेटिव, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी चीप क्वालिटी है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेजर करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्सन हैज़ टू फॉलो 3 स्टेप्स फॉर एन ओरल प्रेजेंटेशन। उनमें से पहला स्टेप कौन सा है, प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल। डैश है, दूसरा है डैश योर प्रेजेंटेशन, राइटिंग योर प्रेजेंटेशन। पहले आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी प्रेजेंटेशन की अपने माइंड सेट में। आफ्टर डैट आप उसे रिटर्न करते हैं। जब आपके वो राइट हो जाए उसके बाद आप उसे कंप्लीटली एक मरतबा रिवाइज करते हैं। अगर आपकी रिटर्न है तो आप क्या करते हैं, उसे रीड आउट कर लेते हैं, उसके अंदर से सारे मिसिंग वगैरह जो भी आपकी एडिटिंग वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं। अगर तो आपकी ये ओरल है तो आप उसे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके बाद आप उसे कंप्लीटली कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए उन्होंने यहाँ पर ये सारे बता दिए हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, while delivering an oral presentation to a large group, a person should use what kind of style? कहते हैं एक बंदा जो लार्ज ग्रुप से ओरली बात कर रहा है तो उसका कौन सा स्टाइल होगा? सॉरी, तो हमारे पास इसका फॉर्मल स्टाइल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ यू आर सिटिंग अ वर्क डन बाय 3 to 5 ऑथर्स, व्हाट विल बी द प्रॉपर वे टू रेफर देम? अगर आप 5-6 ऑथर्स की बात कर रहे हैं तो आप उसे किसको प्रेफर करेंगे? तो ये देखिए उन्होंने नीचे बता दिया उनका सारा जो सीक्वेंस है, तो आपने इसी सीक्वेंस से इन्हें याद रखना है। बहरहाल इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस तो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आपको बस ये देखना है, उन्होंने ना ज़रा ये किया हुआ, पंचुएट किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ना उन्होंने पंचुएशन वाला रूल अप्लाई किया हुआ है। देखिए जैसे हम अली कोमा अहमद एंड समथिंग यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं साइंस ऑथर्स के नेम, ठीक है ना, कैरनेस, कॉर्नल, सन, बैरी एंड हार्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट कंटेन ऑल फैक्ट दैट द रीडर और लिसनर नीड फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर. Sender and receiver are influenced by their background, viewpoint, needs, experience, attitude, status, and emotions. A message brings desired result. It does not matter. Job of building goodwill. Match this statement with one of the following principle of communication. तो इसके अंदर आप completeness वाला C यूज़ करें। ये आपके 5C जो हैं, ये 7C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से मोस्टली आप अगर कहीं 100% में से 70 to 80% इन्हीं C's में से आता है, तो सो आप इसे काइंडली अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। A business message is complete when it contain all fact and the reader or the listener need for the reaction you desire. कहते हैं कंप्लीट उस वक्त हो जाता है जब आप उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसे अच्छे तरीके से बयान कर दें, जो लिसनर है उसकी समझ में सारी चीज़ें आ जाए, वो जो कुछ चाहता है सुनने में आप उसे सारे डिज़ायर उसके ख्वाहिशात के मुताबिक रिएक्शन दे दें, और उससे उनका बैकग्राउंड जो सा है, इन्फ्लुएंस, व्यू पॉइंट, नीड्स, एक्सपीरियंस, यानी कि उनके पास जो भी उनके माइंडसेट में चल रहा था, जो आपने स्टेटमेंट एक दी है, उसे पढ़ने के बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी उसके डाउट्स वगैरह थे वो सारे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, कलेक्शन लेटर आर यूजली रिटन इन. कलेक्शन लेटर आमतौर पर लिखे जाते हैं सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कलेक्शन लेटर्स आर यूजुअली सेंट इन अ सीरीज. द फर्स्ट इज मिल्डेस्ट एंड मोस्ट अंडरस्टैंडिंग विद द लेटर गेटिंग ग्रेजुअली मोर इन सिंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन योर मैसेज कंटेन ऑल द फैक्ट द रीडर और द लिसनर नीड्स इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट. अभी हमने ऊपर पढ़ा है जब आपके सारे फैक्ट वगैरह क्लियर हो जाए, रीडर और लिसनर की सारी ज़रूरियात पूरी हो जाए, तो ये हमारे पास कौन सा सी आ जाता है? कंप्लीट, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मैनी मेजर डिलीवरी मेथड आर यूज्ड फॉर एन ओरल प्रेजेंटेशन. तो कितने मेथड यूज होते हैं? 4 मेथड. कौन कौन से? एक्सटेम्पोरेरियस, रीडिंग, मेमोराइजेशन और इम्प्रॉम्प्टो. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 है, दिस फॉर्मेट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मॉडर्न. ऑल एसेंशियल पार्ट इन दिस फॉर्म आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन. ओपन पंचुएशन शुड बी यूज इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट हम आसानों की बात करते हैं. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, दिस फॉर्मेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मॉडर्न. कहता है ये कौन सा फॉर्मेट है जो मोस्ट मॉडर्न माना जाता है, और इसके अंदर तमाम किस्म के जो हमारे स्टार्टअप होते हैं वो लेफ़्ट हैंड मार्जिन से शुरू होते हैं. तो ये हमारे पास होगा फुल ब्लॉक. ये आपके ये जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा. मैं आपको इनमें से कुछ जो हैं MCQs में यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ. आफ्टर दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता चल गया फुल ब्लॉक क्या होता है. नेक्स्ट हमारे पास है, दिस फॉर्म इज मच इन पाकिस्तान. हेडिंग, डेट, कम्प्लीमेंट्री क्लॉज एंड सिग्नेचर सेक्शन बिगन एट द हॉरिजॉन्टल ऑफ द पेज और अ प्लेस सो दैट
द एंड नियर द राइट हैंड मार्जिन। ऊपर हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड मार्जिन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड मार्जिन हमारे पास फुल ब्लॉक था, लेकिन जहाँ पर राइट हैंड मार्जिन है ये हमारे पास होगा सेमी ब्लॉक। ओके, क्लियर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड कंप्लेंट लेटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इन क्लेम लेटर द इनिशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन गुड न्यूज़। जो क्लेम लेटर होता है उसके जो इनिशियली यानी कि जो स्टार्टअप पे लाइंस वगैरह होती हैं उसके अंदर गुड न्यूज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। कहते हैं मिन्योट्स विच टेल मोर ऑफ द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपन एंड हाउ हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग आर। तो ये नैरेटिव मिन्योट्स होते हैं। मिन्योट्स ऑफ नरेशन, नैरेटिव मिन्योट्स टेल मोर ऑफ द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपन एंड हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग। यानी कि ये बताते हैं कि स्टोरी क्या थी, जो मीटिंग में बयान किया गया वो क्या था और किसने ये मीटिंग में कहा था। तो ये हमारे नैरेटिव्स होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन है 2 नंबर्स के बयान किए गए हैं। डिस्क्राइब द यूज ऑफ विजुअल इन अ थीसिस पेपर। What appeal are generally used in a collection letter? How do we read a market report? Which guidelines should be followed while searching for a subject topic of our thesis? Question number 35 mention key point of unsolicited application letter. Question number 36 and what are the 3 C's of credit for extending credit privileges? Question number 37 and what are the quantitative and qualitative perspective in research? Question number 38 है how should a claim begin? And question number 39 है when you are applying for a job you are selling a product of yourself, critically evaluate the statement. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है राइट फर्स्ट लेटर ऑफ कलेक्शन टू योर कस्टमर हु हैव परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड हैव नॉट क्लियर द बैलेंस ऑफ 5,000 विच इज़ नाउ 3 month overdue। तो अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद आंसर्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहीं पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन की भी सारी थ्योरी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसे देखकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।